हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना सेट 2। देखिए, सेट 1 जो था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी। और अगर आपको PDF चाहिए तब भी आप जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और सेट फर्स्ट भी वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसमें हमने कौटिल्य, प्लेटो, अरिस्टोटल और मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, उनसे रिलेटेड 25 क्वेश्चन किए थे। और आज हम अदर थिंकर से रिलेटेड यानी कि कौन कौन से थिंकर्स हैं इसमें, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपने आपको जो भी आपकी तैयारी है उसको एनालिसिस कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सॉरी, सुमेलित कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, इन्हें मैचिंग करना है। अब ये कौन कौन है देखिए, जेस मिल है, TH ग्रीन है, HJ लास्की हैं, जॉन रॉल्स हैं। सामने इनकी जो दी है बुक लिस्ट दे रखी है, इधर ऑथर्स हैं और इधर इनकी बुक लिस्ट है। बुक कौन कौन सी हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, एसे ऑन लिबर्टी। अब देखिए हम इसको मैच करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये किसकी है, जॉन रॉल्स की। ठीक, डी का क्या होगा, 2। ठीक, डी का 2। उसके बाद हम देखते हैं एसे ऑन लिबर्टी, ये किसकी है, ये जेएस मिल की, यानी कि ए का क्या होगा, 4। ए का 4, डी का 2। अब TH ग्रीन का क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी कि बी का 1। और अब कौन बचे, HJ लास्की, इनकी कौन सी है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि C का 3। ए का 4, बी का 1, यहाँ पे लिख देते हैं, ए का 4, बी का 1, C का 3 और डी का 2। 4 1 3 2। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 1 3 2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाई मार्क्स, कार्ल मार्क्स, यानी कि इसमें से कौन सी बुक्स है जो कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द होली फैमिली, दास कैपिटल। तो देखिए मैं आंसर जो है मार्क करके लेकर आई हूँ, ताकि आप PDF लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजीली पढ़ लें। लेकिन मेरे साथ फिर भी बने रहिएगा आप, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन लिख कर आई हूँ, आप उसको देखिएगा। देखिए फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी जो है इनकी बुक नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये किसकी है, ये है पियरे जोसेफ प्रोदो की। ठीक, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। ये कौन थे, एक फ्रांसिस सोशलिस्ट और पॉलिटिशियन और फिलोसफर थे, जिन्होंने क्या किया था, पारस्परिक दर्शन की स्थापना की थी। ठीक, इन्हें क्या जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रोदो को क्या जाना जाता है, फादर ऑफ एनार्किज्म। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि ये क्वेश्चन से हमारे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और जो फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी है ये प्रोदो द्वारा लिखी गई है और इनको फादर ऑफ एनार्किज्म भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रीन के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रीन, देयर आर 3 बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द पेथ ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं। रिलीजन, इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी, फैमिली, गवर्नमेंट एंड रिलीजन, इग्नोरेंस, पॉवर्टी एंड ड्रग एडिक्शन। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास चर्च एंड स्टेट। तो देखिए 3 कौन कौन सी प्रॉब्लम बताई हैं, इग्नोरेंस, पॉवर्टी एंड ड्रग एडिक्शन। ठीक, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर C। और ये किसने बताई है, ये बताई है ग्रीन ने। ग्रीन क्या कहते हैं, इस बात पर हम देख लेते हैं कि ये जो फ्रीडम है ना, ये दूसरों के साथ मिलकर करने योग्य कामों का एक निश्चयात्मक और अधिकार है। क्या है ये, फ्रीडम इज द डिफाइनाइट राइट टू डू वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर्स। ठीक, स्वतंत्र यानी कि जो फ्रीडम है वो कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। क्या देती है हमें, प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी टू वर्क। दिस शुड बी ए डिफाइंड वर्क, दैट इज वर्क इट वर्थ डूइंग, नॉट गिविंग परमिशन टू गैम्बल, ड्रिंक अल्कोहल, स्टील, ETC इज नॉट फ्रीडम। यानी कि ये जो है शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये क्या है, इसकी छूट स्वतंत्रता नहीं देती है। ठीक, याद रखिएगा ग्रीन के ये जो भी थॉट्स हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द सिस्टम ऑफ ओपन वोटिंग, यानी कि खुले मतदान की प्रणाली का समर्थन किसने किया है। ये ओपन वोटिंग सिस्टम, इसको याद रखिएगा। तो ये किसने किया है, बेंथम, JS मिल, कार्ल मार्क्स, TH ग्रीन। तो ये किसने किया है, JS मिल ने किया है। ये क्या मानते हैं कि JS मिल बिलीव दैट दिस सिस्टम, यानी कि ओपन सिस्टम, मेक द वोटर फील रिस्पॉन्सिबल टू वोट अकॉर्डिंग टू हिज सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से अपना वोट कर सकता है। एंड बिलीव द वोटर शुड हैव इनफ मोरल कर टू बी एबल टू एक्सरसाइज हिज वोट ओपनली वाइल रेजिस्टिंग थ्रेट और ब्राइब, यानी कि
मतदाता में इतना नैतिक साहस होना चाहिए, ठीक, कि वह धमकी अथवा रिश्वत का विरोध करते हुए अपने मतदान का खुले रूप से प्रयोग करने में समर्थ हो, यानी कि वो ओपनली अपना वोट किसी को भी दे सकें, ठीक। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है जैस्मिन। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का पोषक कौन है, यानी कि प्रोपोनेंट ऑफ द आइडिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बेंथम, मिल, लास्की, लॉक। ये ऑप्शन नहीं है, तो ये इनके भी कौन है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसने दिया है, मिल ने। ये क्या मानते हैं कि मिल के अनुसार जो प्रतिनिधि शासन है, इसका सबसे बड़ा दोष क्या है, इसमें बहुमत द्वारा अल्पमत के दमन का भय हमेशा बना रहता है, यानी कि जो मेजोरिटी होती है वो माइनॉरिटी को हमेशा डोमिनेट करती है, ठीक। प्रतिनिधि शासन के उपरोक्त दोष के अंत के लिए जरूरी है कि अल्पसंख्यकों को, यानी जो माइनॉरिटी है, प्रतिनिधि सभा में उस अनुपात में स्थान मिलना चाहिए जिस अनुपात में वे संपूर्ण समाज में होते हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी है उसको प्रतिनिधि सभा, यानी कि जैसे लोकसभा वगैरह होती है, उसमें इतना ही उनको स्थान मिलना चाहिए जितनी कि वो सोसाइटी में है, ठीक। इससे क्या होगा, जो प्रतिनिधि सभा है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का उचित प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि जब माइनॉरिटी भी प्रतिनिधि सभा में बैठी होगी तो वो क्या करेंगे, अपने हितों के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक। और यही क्या होगी, एक राष्ट्र की महासभा होगी। और मिल ने क्या माना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव स्वतंत्रता चेतना चाहती है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस वांट फ्रीडम। और द आइडिया ऑफ राइट इज इनहेरेंट इन फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार निहित है। स्टेट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द राइट्स, और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। ये किसने बोला है, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बेंथम, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा कि ह्यूमन क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है, ठीक। और फ्रीडम में क्या होते हैं, हमारे राइट्स होते हैं, और राइट्स की को प्रोटेक्ट कौन करता है, स्टेट करता है। की पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि कोई भी पर्सन है, ह्यूमन है, उसको क्या चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम में क्या होते हैं, राइट होते हैं, और राइट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्टेट करेगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, ये किसने बोला है, ये बोला है टी.एच. ग्रीन ने, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर बिलीव दैट whatever इज रियल इज इंटेंजिबल एंड whatever इज इंटेंजिबल इज रियल, यानी कि जो वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है। ये किसने बोला है, हीगल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, बेंथम। तो ये किसने बोला है, हीगल ने बोला है कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, ठीक। देखिए, हीगल जो है एक आइडियलिस्ट हैं, यानी कि आदर्शवादी हैं। कार्ल मार्क्स तो मार्क्सिस्ट हैं, लेनिन भी। बेंथम कौन है, एक उपयोगितावादी हैं, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म, याद रखिएगा, उपयोगितावादी। इन्होंने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड ग्रेटेस्ट, यानी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, याद रखिएगा, इनका स्टेटमेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हीगल का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कार्ल मार्क्स ने श्रम के मूल्य सिद्धांत को कहाँ से अपनाया है। कार्ल मार्क्स अडोप्ट द लेबर थ्योरी ऑफ द वैल्यू फ्रॉम एडम स्मिथ और रिकार्डो, हीगल, फायरबाग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लिया है उन्होंने एडम स्मिथ और रिकार्डो ने, ठीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी देखिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्क्स ने अडोप्ट किया हीगल से डायलेक्टिकल मेथड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के विकास के लिए हीगल से कौन सी मेथड लिया है, डायलेक्टिकल मेथड। ही टुक द आइडिया ऑफ मटेरियलिज्म फ्रॉम द यंग हीगेलियन फायरबाग, यानी जो उन्होंने युवा हीगलवादी थे फायरबाग, उनसे क्या लिया है, मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद का विचार लिया है। इन सारे पॉइंट को याद रखिए। डायलेक्टिकल किससे लिया है, ये लिया है हीगल से। मटेरियलिज्म यहाँ पे लिख देती हूँ, डायलेक्टिकल किससे लिया है, डायलेक्टिकल हीगल से। मटेरियलिज्म किससे लिया है, फायरबाग से, ठीक। और मार्क्स में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, रिकार्डो, उनसे क्या लिया है, थ्योरी ऑफ लेबर, ठीक, याद रखिएगा। ये कितने, इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। इस थ्योरी ऑफ लेबर के आधार पर ही उन्होंने कौन सी थ्योरी को डेवलप किया है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन किसका है। हु सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ नॉन सोसाइटी टिल नाउ इज ओनली द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो ये बहुत ही फेमस कोट्स है और ये मार्क्स की है, आप सभी को याद होगी। प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है, लोक जो है नेचुरल राइट्स दिए हैं लोक ने, हीगल आइडियलिस्ट हैं, तो ये किसका है, मार्क्स का है। देखिए मार्क्स ने क्या किया है, 2 ऐसे क्लास को इमेजिन किया है। एक जो होता है रिच यानी कि हैव, इनके पास सब कुछ होता है। एक होता है पुअर, जिसके पास हैव नॉट, यानी कि कुछ नहीं होता, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा।
जो कि मॉडर्न सोसाइटी में एक एक्टिव पॉलिटिकल यूनिट है। ठीक, अब इनके एक मध्य एक वर्ग है जो नगरों में रहता है, यानी कि सिटी में रहता है, और वह क्या है और व्यापार क्या है, ये एक राजनीतिक इकाई है। जो ये वर्ग है राजनीतिक स्वतंत्रताओं में विशेष रुचि लेता है, इनका इंटरेस्ट किस में होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम में। और जो दूसरा वर्ग है औद्योगिक सर्वहारा वर्ग, वो भी नगरों में रहता है, लेकिन ये वर्ग क्या करता है, राजनीतिक ताकत की अपेक्षा इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक, अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में दोनों के बीच, जो ये मॉडर्न सोसाइटी है, इन दोनों के बीच क्या होता रहता है, क्लास स्ट्रगल होता रहता है। मार्क्स क्या मानते हैं कि इस संघर्ष में जो सर्वहारा वर्ग है, यानी जिसके पास सब कुछ है, जो रिच है, तो वो क्या होते हैं, वो उनकी विजय होती है, और यही डोमिनेट करते हैं किसके पास, पुअर क्लास के पास, यानी कि हैव नॉट, जिसके पास कुछ भी नहीं। और जो ये क्लास स्ट्रगल है वो ये इसकी हिस्ट्री क्या है, एक मानव जाति यानी उसका इतिहास रहा है, और ये विश्व इतिहास का आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के लिए विरोधी संगठनों की श्रृंखला है। ठीक, समझ आया। देखिए, मार्क्स मेनली इमेजिन करते हैं 2 क्लासेस को जो एक्टिव होते हैं पॉलिटिकल यूनिट में इन मॉडर्न सोसाइटी में। एक होता है मिडिल क्लास जो सिटीज़ में रहता है, और बिजनेस इज़ अ पॉलिटिकल यूनिट होती है। दूसरा भी क्लास उसी में रहता है, लेकिन वो पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते हैं। और जो सेकेंड क्लास है इंडस्ट्रियल, यानी कि जिनके पास अपने प्रोडक्शन होते हैं। इन दोनों में स्ट्रगल होता रहता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यह बंदूक की नली शक्ति का स्रोत है, युद्ध घोषणा किसने की? हु डिक्लेयर द बैरल ऑफ अ गन इज द सोर्सेस ऑफ पावर? माओ जेडांग, जोसेफ स्टॉलिन, एडोल्फ हिटलर, आयतुल्ला खुमैनी। तो ये हैं माओ जेडांग, ये कहाँ के, चाइना के। माओ ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा जो इम्फेसाइज किया है उन्होंने पावर को किया है। ठीक, उनको क्या बोला जाता है, वर्शिपर ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का पुजारी। उन्होंने इस पावर से रिलेटेड जो अपने थॉट्स थे वो कब दिए, 1970 में भौतिक सांस्कृतिक अध्ययन, यानी कि फिजिकल कल्चर स्टडी, उसमें मिलते हैं इनके ये। उससे उन्होंने किस चीज़ को, यानी कि जो उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दिया वो मिलिट्री पावर को दिया। ठीक, और जो राजनीतिक और शक्ति में, मतलब जो मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल पावर होती है, उनमें इन्होंने बहुत ही घनिष्ठ संबंध बताया है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब इन दोनों को, यानी कि मिलिट्री पावर एंड पॉलिटिकल पावर को डिफाइन करते हुए इन्होंने क्या लिखा है कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल पावर होती है वो कहाँ से पैदा होती है, बैरल ऑफ द गन, यानी कि बंदूक की नोक से पैदा होती है। ठीक, बंदूक की नोक किसके पास होती है, मिलिट्री के पास। समझ आया, इसका ईयर याद रखिएगा 1938। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यावहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिज्म? देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मार्क्स के जो थॉट्स थे उसको बिहेवियरल परस्पेक्टिव से सबसे पहले कौन लेकर आए, तो इनको याद रखिएगा, इनका नाम है लेनिन। एंजल्स जो हैं उन्होंने कई सारे काम किए हैं मार्क्स के साथ मिलकर। रूस में समाजवादी क्रांति लाने और समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए लेनिन ने मार्क्स और एंजल्स के विचारों को प्रमाणिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। ठीक, परंतु समाजवादी क्रांति के विचार को व्यावहारिक रूप से चलाने के लिए लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत की, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से रोल्स के मूल सिद्धांत कौन से हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रोल्स? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, डिस्क्रिमिनेशन पीपल, द प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, रोल्स ने क्या किया है, 3 तत्वों को प्रभावित किया है। ये कौन कौन से हैं, इक्वल लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। ठीक, इसमें क्या होता है, जो रोल्स के ये 3 तत्व हैं इनको हम देखते हैं। जो हमारे पास इक्वल लिबर्टी होती है, इसका मीन क्या होता है, लिबर्टी ऑफ वन पर्सन शुड बी इक्वल, यानी कि जो सारे व्यक्ति हैं वो इक्वल हैं। लिबर्टी ऑफ अदर एंड द लिमिटेशन ऑफ वन लिबर्टी इज द लिमिटेशन ऑफ एवरीवन लिबर्टी, यानी कि किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के समान ही दूसरे की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तथा एक की स्वतंत्रता का सीमन सबकी स्वतंत्रता का सीमन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो फ्रीडम मुझे है वही सामने वाले को होनी चाहिए। ठीक, इक्वल लिबर्टी, इक्वल फ्रीडम, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनका क्या मतलब है, जो इक्वल राइट्स हैं, यानी कि पब्लिक पोजीशन पर जो भी है इक्वल, मतलब सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए, यानी चाहे वो जॉब को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, सबको क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। थर्ड क्या है, डिफरेंस प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, सामाजिक आर्थिक विषमता, इस प्रकार वितरण की योग्यतम स्थिति वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जस्ट सच वे दैट द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन गेट मैक्सिमम बेनिफिट,
यानी कि जो ज़्यादा डिजर्विंग है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ द प्रोपोनाइट द इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। ये किसने दिया है? जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, रूसो, नॉजिक। तो ये देखिए नॉजिक ने दिया है इंटाइटलमेंट थ्योरी। इसको आप याद रखिएगा। जॉन लॉक एक लिबर्टेरियन लिबरलिज्म थिंकर्स हैं, यानी कि उदारवादी हैं। जॉन रॉल्स भी, और रूसो ईमाइल लिखी है इन्होंने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक, बैक टू नेचर इन्होंने बताया है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। हालांकि हमने जो सेट 1 किया है उसमें हमने कवर किया है, आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। देखिए नॉजिक की जो थ्योरी है इसको ज्यूरिडिक्शन थ्योरी ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। ठीक, इसमें ये मानकर चलते हैं कि जो भी, ये एज्यूम करते हैं कि जो भी सिस्टम है, तो जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है, ठीक, वह उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका मालिक आप हैं, तो ये बिना आपकी परमिशन के किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये किसने दिया है? अंतर्विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? माओ, हॉब्स, मिल, लॉ। तो ये किसने दिया है? ये दिया है माओ ने। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन का थ्योरी। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन को क्या कंसीडर करते हैं माओ? ये इंटरनल भी होते हैं और ये एक्सटर्नल भी होते हैं, यानी बाहरी भी होते हैं और आंतरिक भी होते हैं। जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है वो दूसरे को जन्म देता है। ठीक, और ये आपस में क्या होते हैं? सुलझे रहते हैं और नए, मतलब एक सुलझता है, एक रिसॉल्व होता है तो दूसरा एराइज होता है। ठीक, और अगर आप ये सोचें कि ये सॉल्व हो सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होगा? ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये अनंत काल तक, यानी कि ये बने रहेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा जाता है? हु हैज़ बीन कॉल्ड ए फिलोसफिकल एनार्किस्ट। रूसो, लॉसवेल, गांधी जी, बेंथम। तो किसे बोला जाता है? ये गांधी जी को बोला जाता है, महात्मा गांधी जी, इसको याद रखिएगा। सिद्धांतिक दृष्टि से राज्य का विरोध करने के कारण, यानी कि गांधी जी क्या स्टेटलेस मानते थे। ठीक, स्टेट को नहीं मानते थे, राम राज्य की बात की है गांधी जी ने। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, लेकिन वो व्यवहार में राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते थे, केवल राज्य के कार्य क्षेत्र को, यानी कि जो स्टेट का जो भी फंक्शंस है उसको लिमिटेड करना चाहते थे। ठीक, और ये जो इनके फेमस कोट्स है इसको याद रखिएगा। अराजकतावादी जो होते हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राज्य एक आवश्यक बुराई, ये किसने बोला है? अभी हमने डिस्कस किया है अराजक, ये अनार्किस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। ये बोला है अनार्किस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। ये क्या मानते हैं कि स्टेट के जो फंक्शन होते हैं उनको लिमिटेड किया जाए। ठीक, इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी में क्या होता है? सारे राइट्स किसके पास होते हैं? इंडिविजुअल के पास, नोट अ कॉमन गुड, यानी कि कम्युनिटी के पास नहीं। ठीक, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है? यहाँ पर सोसाइटी को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक हैव, जिनके पास सब कुछ होता है, रिच होते हैं। एक हैव नोट, जिनके पास कुछ नहीं होता, पुअर होते हैं। ठीक, और दोनों में क्या होता है? क्लास स्ट्रगल बना रहता है। ठीक, देखिए यहाँ पे भी लिखा है गांधी जी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, इसलिए गांधी को एक दार्शनिक अराजकतावादी कहा गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे अधिकार में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये कथन किसका है? आई वॉज बोर्न इन हिंदुज़म, इट वॉज नॉट इन माई राइट, बट आई विल नॉट किल इन हिंदुज़म, हुज दिस स्टेटमेंट इन इज दिस। ये बोला है भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये कब बोला? 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर जी ने 5 लाख बुद्धिज़्म व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, इनका ये कथन है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे अधिकार में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो अब इससे ये लिंक करके पढ़िएगा कि जब अम्बेडकर जी ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट इन्हीं ने बोला होगा, इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं लेकिन मरना उसमें पसंद नहीं करते। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पृथ्वीभूमि और पुण्य भूमि मानता है। ये कथन किसका है? हिंदू इज़ वन हु कंसिडर्ड द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंडस रिवर टू द सी एज हिज ओन लैंड एंड होली लैंड, हुज स्टेटमेंट इज द वी.डी. सावरकर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। एक ऑप्शन और होगा इसका, अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है वी.डी. सावरकर। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की विचारधारा दी है, यानी कि टोटल रेवोल्यूशन। और महात्मा गांधी जी को अभी आपने देखा एनार्कियल फिलोसफिकल एनार्किस्ट, यानी कि अराजकतावादी। इन चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए सावरकर की एक बुक थी हिंदुत्वा,
उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पृथ्वी और पुण्य भूमि मानता है। क्या मानता है? होली लैंड एंड फादरलैंड। किस बुक में? हिंदुत्व। आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि हिंदुत्व बुक किसकी है? वी.डी. सावरकर की। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग फैक्ट हैं, तो उसको अच्छे से करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सावरकर के अनुसार हिंदुत्व के कितने लक्षण हैं? अकॉर्डिंग टू सावरकर हाउ मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदुत्व? 5, 3, 8, 2। टोटल कितने हैं? 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये कौन कौन से हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है, नेशन और रीजनल यूनिटी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी राष्ट्र या प्रादेशिक एकता का पहला तत्व है। सावरकर ने जाति या रक्त संबंध को हिंदुत्व या दूसरा तत्व बताया है। ठीक, पहला कौन सा बताया है? राष्ट्र। दूसरा क्या बताया है? जाति। सावरकर ने तीसरा तत्व बताया है कल्चर को, यानी कि संस्कृति। ठीक, सावरकर के शब्दों में जिस व्यक्ति को हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है वह हिंदू है। याद रखिएगा, ए पर्सन हु इज़ प्राउड ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ अ हिंदू। ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये नेशन, रीजनल, कास्ट एंड हिंदुत्व, सॉरी कल्चर, इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑथर लाइफ डिवाइन? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, अरविंद घोष, भीमराव अम्बेडकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की। और इनकी और रचनाएं कौन सी हैं? द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, एसे ऑन द गीता, सावित्री, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये सारी बुक्स हैं, इनको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का संबंध किससे है? टोटल रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस भी किया है, जयप्रकाश नारायण। ठीक, अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? 1956 में। अब ये जो संपूर्ण क्रांति की विचारधारा ये कब हुई? 5 जून 1975 को पटना में गांधी मैदान में लगभग 5 लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण जी ने जो करप्टेड गवर्नमेंट थी या इकोनॉमी थी, करप्ट गवर्नमेंट, बैड इकोनॉमी, कास्ट सिस्टम, इस सबको लेकर मतलब संबोधित किया था। तो इसको क्या बोला गया था? टोटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है एम.एन. रॉय का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित था? ऑन व्हाट वाज द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ एम.एन. रॉय बेस्ड? ऑन रिलीजियस थॉट, ऑन साइंटिफिक थॉट, ऑन पॉलिटिकल थॉट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये किससे पर रिलेटेड था? ऑन साइंटिफिक थॉट। देखिए जो इनका पॉलिटिकल फिलोसफी थी वो किस चीज़ पर बेस्ड थी? साइंटिफिक थिंकिंग पर। उन्होंने किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी? मटेरियलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कि अध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद तथा समाजवाद को। ठीक, इनका मानना क्या था कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म क्रिएट ऑब्स्टिकल इन द पैथ ऑफ मैन साइंटिफिक थिंकिंग, यानी कि धर्म और अध्यात्मवाद जो है ना, ये मनुष्य के वैज्ञानिक चिंतन के मार्ग में बाधा बनते हैं। ठीक, क्योंकि वो एक साइंटिफिक वे से सोच ही नहीं पाता, धर्म के वे से सोचता है फिर। अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, जयप्रकाश नारायण ने अपनी कौन सी पुस्तक में लिखा है कि इस देश का कानून जनता की स्वतंत्र रूप से व्यक्त इच्छा पर आधारित होगा? इन विच ऑफ हिज बुक डिड जयप्रकाश नारायण राइट द लॉ ऑफ दिस कंट्री विल बी बेस्ड ऑन द फ्रीली एक्सप्रेस विल ऑफ द पीपल फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, द प्रेजेंट डायरी, टूवर्ड स्ट्रगल, वाई सोशलिज्म? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टूवर्ड्स स्ट्रगल। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? व्हेन डिड भीमराव अंबेडकर स्टार्टेड पब्लिशिंग बहिष्कृत भारत? 1923। याद रखिएगा, एक पाक्षिक यानी कि समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया 1923 में, और 1924 में उन्होंने क्या किया? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दोनों याद रखिएगा। अब देखिए ये मैं रिसोर्स से लेकर आई हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से बनाए हैं। ये अरिहंत इंस्पायरिंग माइंड्स, इसका मैंने यहाँ पर नंबर भी दिया है, यूनिट फर्स्ट है, पेज नंबर इतने से इतने तक मैंने ये बनाए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप इस पर जाकर देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। ठीक, विद प्रूफ के मैंने ये मॉक टेस्ट बनाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप लोगों का कितना सही हुआ, अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास सही लगी हो तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।